गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 53 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। यह है टेस्ट नंबर 54। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 25 दिसंबर 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सभी को मैरी क्रिसमस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साल 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। इस कॉलेज की जो इमारत है वो 80 साल पुरानी है, जिसका संरक्षण इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने किया था अभी तक। ये कहाँ स्थित है बताइए, कहाँ पर स्थित है ये अमर सिंह कॉलेज? ये है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए वर्ष 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। अमर सिंह कॉलेज को बहाल करने से कश्मीर के सबसे प्रमुख संस्थागत भवनों में से एक को अपना गौरव जो है वापस मिला है। इस कॉलेज की इमारत जो है वो 80 साल पुरानी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने इस कॉलेज में संरक्षण कार्य किया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है इसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत सरकार और विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किन राज्यों में सुरक्षित और ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने विश्व बैंक के साथ मिलकर भारत के किन राज्यों में सुरक्षित और ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? धनराशि है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, एक और 3 ऑप्शन में है क्या? है, लेकिन नहीं होगा वो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी है और आंध्र प्रदेश भी है। चारों के चारों हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4। तो भारत सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए, यह जो परियोजना है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्य धारा में लाने की क्षमता को बढ़ाएगी। विश्व बैंक की सहयोगी संस्था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन 18.5 सालों की परिपक्वता अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसमें 5 साल का, कितने साल का? 5 साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल है। विश्व बैंक की बात हो रही है और भारत के परिवहन की बात हो रही है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास वर्तमान में, और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इससे रिलेटेड है, भारत में केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कब मंजूरी दी गई थी? राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कब मंजूरी दी गई थी? 24 दिसंबर 1986 को। और हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। तो देश भर में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी आज ही के दिन 1986 में राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद यह लागू हो गया। इस अधिनियम का उद्देश्य है उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण, जैसे कि खराब सामान, सेवाओं की कमी और अनुचित व्यापार तरीकों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना, जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, हमारे लिए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का भी नाम याद रखिएगा, पीयूष गोयल। नंबर 4 पर आ जाइए। महानदी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, महानदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक के उत्तर से होता है। इस नदी बेसिन का जो जलग्रहण क्षेत्र है केवल छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा तक विस्तारित है।
ये केवल शब्द जो है ना बड़ा दुखदाई है और गलत कराता है, ये गलत है यहाँ पर। महानदी बेसिन का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो उड़ीसा में है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट, गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। मध्य प्रदेश से थोड़ी निकलती है नर्मदा, थोड़ी है ये तो छत्तीसगढ़ से निकलती, ये तो उड़ीसा से निकलती है महानदी। महानदी उड़ीसा से अमरकंटक के दक्षिण में पड़ेगा वो। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी हो गया इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है। तो महानदी प्रणाली जो है उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीप भारत की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी। और दूसरी कौन सी होगी? कृष्णा। तो तीसरी कौन सी हो गई? महानदी। देखिए महानदी का जो उद्गम है अमरकंटक के दक्षिण में है, ना कि उत्तर में। अमरकंटक के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर की पहाड़ियों में सिहावा के निकट से होता है। ठीक है। अब देखिए महानदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विस्तारित है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हो जाते हैं और डी इसका उत्तर हो जाता है। अच्छा, एक लाइन बोल दी है मैंने कि छत्तीसगढ़ से होता है, तो ना छत्तीसगढ़ से, ना मध्य प्रदेश से, हाँ उड़ीसा से होता है, तो ना उड़ीसा ना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले की पहाड़ियों में सिहावा के निकट होता है। ठीक है। और ये स्थान जो है ये है अमरकंटक के दक्षिण में। ठीक है, अमरकंटक के दक्षिण में पड़ेगा ये। और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है महानदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। वो पहली कौन सी है? गोदावरी और कृष्णा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र को गुरुग्राम में नौसेना के सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र में स्थापित किया गया है। ध्यान से सुनिएगा। इसे भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से शासित किया जाता है। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र को गुरुग्राम में नौसेना के सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र में स्थापित किया गया है। करेक्ट है। जब नौसेना के सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र में स्थापित किया गया है, जो कि है हरियाणा के गुरुग्राम में, तो शासित भी तो इसको नौसेना ही करेगी ना। नौसेना करेगी और तटरक्षक बल कर सकता है। तो एयरफोर्स कहाँ से आ गई और मिलिट्री कहाँ से आ गई? ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ते चले जाना है और करेक्ट कर देना है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला करेक्ट है। नौसेना होगा और तटरक्षक बल। तो हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र को जो है गुरुग्राम में हरियाणा के गुरुग्राम में नौसेना के सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र में स्थापित किया गया है, जिसे भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से शासित किया जाता है, न कि थल सेना और वायुसेना के द्वारा। देखिए क्यों जरूरी है, क्या ये मुद्दा है। मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में तटीय रडार स्टेशन स्थापित करने के भारत के प्रयास तकरीबन अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। यह रडार श्रृंखला, जो कि भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशेल्स में मौजूद समान प्रणालियों के साथ जुड़ेगी, हिंद महासागर क्षेत्र में जहाज़ों की आवाजाही की लाइव फीड जो है प्रदान करेगी और इसका उपयोग संबंधित देशों की नौसेनाओं द्वारा किया जा सकेगा। तो एक रडार सिस्टम है जिसको विकसित कर रहा है भारत, जिसको सुविधा मिलेगी न केवल भारत को बल्कि भारत के पड़ोसी देशों को भी, जैसे कि मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, सेशेल्स हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यह युद्ध प्रशिक्षण का एक पारंपरिक दक्षिण एशियाई रूप है, जिसमें तलवारों का उपयोग करने से पहले लकड़ी के डंडे से प्रशिक्षण किया जाता है। इसका अभ्यास खेल या अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। यह खेल दो लोगों द्वारा लकड़ी की लाठी से खेला जाता है। इस खेल में लाठी के साथ ढाल का प्रयोग भी किया जाता है।
यह पहले नगर कीर्तन और अखाड़ों तक ही सीमित था, परंतु वर्ष 2008 के बाद से इसे खेल श्रेणी में शामिल कर लिया गया है और हाल ही में इसको जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शामिल किया गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तो 4 खेलों को शामिल किया गया है, लेकिन ये जो ऊपर परिच्छेद लिखा है ये निम्नलिखित में से किसकी सही सर्वोत्तम व्याख्या करता है? गतका की बात हो रही है। किसकी? गतका। तो देखिए, गतका जो है सिख धर्म से जुड़ा एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। कल का अगर किसी ने टेस्ट देखा होगा तो करेक्ट कर ले जाओगे। यह युद्ध प्रशिक्षण का एक पारंपरिक दक्षिण एशियाई रूप है जिसमें तलवारों का उपयोग करने से पहले लकड़ी के डंडे से प्रैक्टिस की जाती है। पंजाबी नाम गतका इसमें इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी की छड़ को संदर्भित करता है। गतका का जो अभ्यास है वो खेल या अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। यह खेल 2 लोगों द्वारा लकड़ी की लाठी से खेला जाता है जिन्हें गतका कहा जाता है। इस खेल में लाठी के साथ ढाल का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह पहले गुरुद्वारों, नगर कीर्तन और अखाड़ों तक ही सीमित था, परंतु वर्ष 2008 में गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के गठन के बाद इसे खेल श्रेणी में शामिल कर लिया गया और हाल ही में इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शामिल किया गया है। इसके साथ कलारीपयट्टू को और गतका को शामिल किया गया। हाल ही में कलारीपयट्टू को शामिल किया गया है और 2 खेल और हैं, एक तो थांगटा है और एक है मलखम। ठीक है, प्रश्न क्रमांक संख्या 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला वाला स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पशुओं को बर्मेन घोषित कर सकती है। रीसस मकाक बंदर जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित है। 2 के तहत संरक्षित है, 1 के तहत संरक्षित है। देखिए, 2 के तहत ही संरक्षित है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और बिल्कुल हाँ, केंद्र सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पशुओं को बर्मेन घोषित कर सकती है। अगर यहीं राज्य सरकार होता, स्टेट गवर्नमेंट होता तो गलत हो जाता पहला स्टेटमेंट। फिलहाल करेक्ट है दोनों के दोनों। बर्मेन का मतलब है नाशक, एक तरह से जो जान माल को हानि पहुंचा रहा है, ठीक है, अनाज को हानि पहुंचा रहा है, तो उसको मार सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। संरक्षण प्राप्त है तब भी मार सकते हैं अगर वैसा करता है तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 62 कहती है कि राज्यों के द्वारा केंद्र को वन्य जीवों की एक सूची भेजी जाती है जिसमें यह अनुरोध किया जाता है कि चयनित पशु को बर्मेन घोषित कर उसके वध की अनुमति दी जाए। रीसस मकाक बंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित है। यदि यह मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरा होता है तो कानून एक विशिष्ट अवधि के लिए इसे वर्मेन घोषित करके इसका शिकार करने की अनुमति देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है और भारत के संविधान के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। बताइए कौन सा करेक्ट है। यूपी पीसीएस की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में ये लाइन कई बार पूछी गई है कि भारत में मान्यता प्राप्त है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को, या किसी को भी नहीं। बिल्कुल, भारत के संविधान में धार्मिक और भाषाई जो है दोनों अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त है, करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये, तो सांविधिक निकाय हो गया ना, फिर ये संवैधानिक थोड़ी हो गया। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला सही है। बिल्कुल, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो 1 और 3 करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी।
देखिए, सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C में अल्पसंख्यक को केंद्र अधिसूचित समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है। और भारत में यह अधिनियम, कौन सा अधिनियम? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय, सिख समुदाय, पारसी और बौद्ध और जैन धर्म पर लागू होता है। शुरू में जो है ये अधिनियम मुस्लिम पर लागू था, ईसाई लागू था, सिख पर लागू था, बौद्ध पर लागू था, पारसी पर लागू था, लेकिन जैन धर्म को भी बाद में इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो जैन भी है। कितने हैं वर्तमान में? 1 2 3 4 5 6 पर लागू है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी हो गया, क्या है क्रिप्टो करेंसी? बिटकॉइंस। ठीक है, तो घुमा फिरा के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की जगह बिटकॉइंस ही रखा हो सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी एक विकेंद्रीकृत आभासी मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन तकनीकों पर द्वारा संरक्षित है। और यह सरकार द्वारा जारी की गई एक मुद्रा है जो किसी भी कमोडिटी द्वारा समर्थित नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में आभासी मुद्राओं का व्यापार प्रतिबंध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने होना चाहिए यहाँ। बताइए कौन सा करेक्ट है? कौन कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक विकेंद्रीकृत आभासी मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफी एन्क्रिप्शन तकनीकों द्वारा संदर्भित है। करेक्ट है, कई बार बताया है। यह सरकार द्वारा जारी की गई एक मुद्रा है जो किसी भी कम्युनिटी द्वारा समर्थित नहीं है। देखिए, कई बार बताया, न किसी देश की सरकार, न संस्था के द्वारा जारी की जाती है, न विश्व बैंक के द्वारा, न आरबीआई के द्वारा। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में आभासी मुद्राओं का व्यापार प्रतिबंधित नहीं किया है। क्या नॉनसेंस स्टेटमेंट है? तीसरा वाला गलत है। ठीक है, और दूसरा वाला भी गलत है। दूसरा तीसरा गलत, पहला करेक्ट है। उल्टा अप्रैल 2018 में जो है आरबीआई ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था वो प्रतिबंध। ठीक है, तो गलत हो गए 2 और 3 जहाँ पर है वो नहीं होंगे, केवल एक ही इसका सही हो जाएगा, 1। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी का आशय एक विशिष्ट प्रकार की डिजिटल मुद्रा से है जो कि विकेंद्रीकृत होती है और इसे क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन तकनीक के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया और रिपल आदि क्रिप्टो करेंसी के प्रमुख उदाहरण हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है और इसे किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता। अप्रैल 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी पर रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि क्रिप्टो करेंसी प्रकृति में एक वस्तु है या कमोडिटी है, इसलिए इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए गलत है तीसरा स्टेटमेंट, गलत है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट, और पहला वाला करेक्ट है। हम अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैव हाइड्रोजन बायोगैस की तरह होता है जिसका उत्पादन पायरोलिसिस, गैसीकरण या जैविक किण्वन का उपयोग कर किया जा सकता है। जैव एथेनॉल को किण्वन प्रक्रिया का उपयोग करके मक्के और गन्ने से बनाया जाता है। ऊपर जैव हाइड्रोजन की बात हो रही है, नीचे जैव एथेनॉल की बात हो रही है। क्या ऊपर नीचे वाले दोनों सही हैं? ये नीचे वाला गलत है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट है। जैव एथेनॉल को किण्वन प्रक्रिया द्वारा मक्के और गन्ने से बनाया जाता है, तो सी हो गया इसका आंसर। तो देखिए, जैव हाइड्रोजन की बात करें तो जैव हाइड्रोजन बायोगैस की तरह होता है। इसका उत्पादन विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि पायरोलिसिस, गैसीकरण या जैविक किण्वन का उपयोग कर किया जा सकता है। ठीक है, यह जैवाश्म ईंधन के लिए सही विकल्प हो सकता है। बात करें जैव एथेनॉल की, तो इसको किण्वन प्रक्रिया का उपयोग करके मक्के और गन्ने से बनाया जाता है। 1 लीटर पेट्रोल की तुलना में 1 लीटर एथेनॉल में लगभग 2/3 ऊर्जा होती है। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल की तुलना में यदि आपके पास 1 लीटर एथेनॉल है तो उसमें लगभग 2/3 ऊर्जा होगी पेट्रोल से। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार करके एक बार रिवीजन कर लेना। ये टेस्ट नंबर 54 था यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। दिसंबर समाप्ति की ओर है।
बचा जनवरी, और जनवरी उतरते ही आएगा फरवरी की डेट होगी 10 फरवरी। तो यूपीएससी सिविल सेवा के लिए 2021 के जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन उस दिन से आता है, उस दिन से फॉर्म भी भर सकते हो। समय कम है, 27 जून को एग्ज़ाम है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।